नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने से पिछली वीडियो में इसके कुछ भाग को देखा था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हमने करके चर्चा की थी। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इस कारण हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को इस वीडियो से जोड़कर पढ़ेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों की, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमको दिए गए हैं। इसमें 6 अधिकार हमको दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। एक एक करके हम आज सभी अधिकारों को देखेंगे, किस अनुच्छेद में क्या प्रोविजन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम समानता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक असमानताएं थी, जिनको दूर करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। यहां पर 2 शब्द आते हैं, कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण, अर्थात दोनों अवधारणाएं अलग अलग देश से दी गई है। कानून के समक्ष समता की बात करें, ये ब्रिटिश अवधारणा है और इसका तात्पर्य है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, यहां किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, विधि सबके लिए समान है, चाहे वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो या देश का एक गृह मजदूर, विधि सबके लिए समान है। और यदि हम कानून के समान संरक्षण की बात करें तो यह अवधारणा यूएसए से ली गई है। यहां पे भी सबको समान माना गया है, लेकिन यहां पर कुछ भेदभाव किया जाएगा, लेकिन वो भेदभाव की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, समान व्यवहार हो रहा है, किंतु उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ऐसे ही हमने देखा होगा ट्रेनों में, बसों में बहुत सारी सीटें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए रिजर्व रहती है। तो इसको एक तरफ से हम कह सकते हैं कि समानों के बीच समान व्यवहार हो रहा है, किंतु इसको भेदभाव की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। और यदि हम बात करें कानून के समान समता की, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। यहां यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें, उनके कार्यकाल में उन पर कोई दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, अर्थात क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाएगा। और यदि कोई सिविल केस उनके ऊपर होता है उनके कार्यकाल में, तो उनको केस करने से पहले 2 महीने पहले सूचना देनी होती है। तो ये एक नकारात्मक अवधारणा है। इसके बाद हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग कुछ भी रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कहां पर भेदभाव नहीं होगा? कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, धार्मिक स्थान पर जा सकता है, नदी, कुएं, तालाब या स्मारक रहे सार्वजनिक, सभी जगह बिना किसी भेदभाव के जा सकता है, उनको कोई मनाही नहीं होगी या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 बताता है। इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर में समता दिखाई गई है, अर्थात सार्वजनिक पद में किसी भी व्यक्ति के साथ उसका जन्म स्थान, लिंग
या यूं कहें कि मूल वंश जाति कुछ भी रहे, किसी भी आधार पर यदि कोई सार्वजनिक पद है तो उसकी नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में संसद किसी स्पेशल क्षेत्र के लिए लोक नियोजन के अवसर के लिए विधि बना सकती है और इसी अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, या ये कहे कि इनको नियुक्ति में आरक्षण किया जा सकता है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। भारतीय समाज में पहले से ही बहुत सारी परंपराएं, रूढ़ियां रही हैं जो भेदभाव को दर्शाती थी, अर्थात यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी उसको एक हीन भावना से देखा जाता था, अर्थात ऊंचा नीचा इंसान को और अपशब्द बोले जाते थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में दर्शाया गया है, अर्थात वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, अर्थात किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोला जाएगा, ये अनुच्छेद 17 दर्शाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया गया और जिसका नाम बदलकर वर्तमान में नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 बनाया गया। वर्तमान में नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है, अर्थात ब्रिटिश शासनकाल में भारत में अनेक प्रकार की उपाधियां दी जाती है, जिससे क्या होता था कि हमारे समाज में भेदभाव होता था। जैसे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, बहादुर, राय बहादुर, तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 का प्रावधान किया गया, जिसमें उपाधियों का अंत बताया गया। तो वर्तमान में केवल शिक्षा और सैन्य दो क्षेत्र में हम कोई भी उपाधि ले सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है और भारत का नागरिक नहीं है, किंतु लोक नियोजन के पद पर है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। भारत का कोई व्यक्ति विदेश से पुरस्कार ले सकता है, किंतु कोई उपाधि नहीं ले सकता। तो इससे पता चलता है कि वर्तमान में केवल सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं ली जा सकती। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार था। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 को देखेंगे, जिसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रत्येक नागरिक को, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, नागरिक शब्द आ रहा है, तो ये जो स्वतंत्रताएं है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को यहां पर इसमें इसे लिखा जाएगा अनुच्छेद 19 के अनुसार हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। अनुच्छेद 19 खंड ए का क्लोज ए, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को वाक, अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता होगी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसमें अगर बी की बात करें तो बी में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को निरायुध, अर्थात बिना हथियार के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, आपको पूर्ण आजादी है। अगर आप ऐसा कोई सम्मेलन करते हैं जिसमें आपके पास हथियार है तो उसको असंवैधानिक बताया जाएगा और ऐसा सम्मेलन आप नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर बिना हथियार के कोई सम्मेलन करते हो तो वो उसकी आपको आजादी है। इसके बाद अगर सी की बात करें तो इसमें संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी संघ अथवा संगठन बना सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद भारत का प्रत्येक नागरिक
भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, अर्थात घूम सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी बसने की आजादी है, अर्थात कहीं मतलब किसी भी स्टेट का रहने वाला आदमी कहीं भी जाकर बस सकता है। और अगर लास्ट बात करें तो इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी स्टेट से आता है, अर्थात जैसे सपोज करो कोई उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको दिल्ली में व्यवसाय करना है तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता है अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए भारत के किसी भी कोने में व्यवसाय कर सकता है। तो ये हमारी कुछ स्वतंत्रता थी, ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है, अर्थात आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर कुछ निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 19 खंड 2 इसके अनुसार राज्य किसी भी स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है, लेकिन यह शक्ति राज्य को है कि निर्बंधन लगाएगा, लेकिन इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा कि जो निर्बंधन लगाया गया है वो युक्त अर्थात उचित है या नहीं है। निर्बंधन किस आधार पर लगाएगा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, किसी प्रकार से कोई लोक नियोजन के जो क्षेत्र हैं उन पर कोई बाधा तो नहीं आ रही है, या लोक व्यवस्था के आधार पर राज्य किसी भी स्वतंत्रता में निर्बंधन लगा सकता है। तो यह अनुच्छेद हमारा 19 था। इसके बाद हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। 20 में बताया गया है कि अनुच्छेद 20 बताता है कि अपराध और दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपराध और दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को भूतलक्षी कानून से संरक्षण दिया जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण दिया जाएगा, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, भूतलक्षी और दोहरा दंड। भूतलक्षी कानून की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून बनाता है जिसमें किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचता है तो उसको लाभ दिया जाएगा, और यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है कि किसी व्यक्ति को हानि पहुंच रही है तो उसको हानि ना देकर उसको फिर भी लाभ पहुंचाया जाएगा। ये भूतलक्षी कानून है। और यदि दोहरे दंड की बात करें तो दोहरे दंड से तात्पर्य है कि एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा, उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 20 था। इसके बाद हम बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद 21 की बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, अर्थात बहुत से विद्वानों ने जैसे जॉन लॉक, हॉब्स, इन सभी ने जीवन के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना है, और इसी को आधार बनाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार अर्थात जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन से वंचित किया जाता है। इसके अलावा किसी भी आधार पर किसी के जीवन को वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जब तक आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करते, आपका जीवन सुरक्षित है। इसके बाद हम अनुच्छेद 21A की बात करेंगे, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। हमारे मूल संविधान में यह अधिकार नहीं था। कुछ संविधान निर्माताओं को समय समय पर इस अधिकार की जरूरत पड़ी, इसको नीति निर्देश तत्व में बनाया गया, किंतु बाद में इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन 2002 को भारत के संविधान में नीति निर्देश तत्व में मौलिक कर्तव्य में और मौलिक अधिकारों में इस पाठ को जोड़ा गया, और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A में प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। तो ये था हमारा अनुच्छेद 21 और 21A। इसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करें। अनुच्छेद 22 बोलता है कि गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निवारक निरोध का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होगा कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उसको अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा, और 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया गया है।
किंतु इसके अपवाद भी है। ये दो लोगों को प्राप्त अधिकार नहीं है। नंबर 1, अंतर्देशीय शत्रु को प्राप्त नहीं है, या वो जो निवारक निरोध के शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तो अंतर्देशीय शत्रु से यहाँ पर मतलब है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी शत्रु देश को अपनी कोई गुप्त सूचना देता है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, या ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो कोई अपराध करने वाला था और उसको शंका के आधार पर यदि गिरफ्तार किया जाता तो उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपना मनपसंद वकील करे या इसको जानने का अधिकार हो कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 बताता है। जिसमें अनुच्छेद 23 में लिखा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध किया जाएगा, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जो मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का कार्य करेगा वह दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। यहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कल कारखानों में कार्य कराने के निषेध से संबंधित है, अर्थात कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसको किसी भी कल कारखाने में कार्य नहीं कराया जाएगा। यदि कोई ऐसा करा पाया जाता है तो उसको दंडनीय अपराध घोषित करके विधि के द्वारा उसको लिए सजा का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद 23 और 24 था जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 बोलता है, या हमने इसको एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्षता, जिसको हमने प्रस्ताव में पढ़ा था। भारत या राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की अंतःकरण की शक्ति है, अर्थात स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकती है। तो इसी को आधार मानकर अनुच्छेद 25 में प्रावधान किया गया कि अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसको प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को बहला फुसला कर उसके धर्म को परिवर्तन करता है या उससे धर्म परिवर्तन कराता है तो ये असंवैधानिक घोषित होगा। इसके बाद अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म को किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में छूट होगी, अर्थात उनको टैक्स में छूट होगी। अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में किसी भी धर्म में, या यूं कहें कि किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी धार्मिक उपासना और उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। यह अनुच्छेद 28 बताता है। किंतु यदि कोई ऐसी संस्था है जो किसी राज्य निधि पर, अर्थात जिसको राज्य से कोष प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। किंतु यदि कोई ऐसा ट्रस्ट है जो धार्मिक शिक्षा देता है और राज्य से उसको कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है तो वहां पर शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम गुरुकुल बोल सकते हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इसके बाद कला और संस्कृति का अधिकार आता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, अर्थात इसमें भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को दो आधार माने हैं, अर्थात धर्म और भाषा के आधार पर किसी को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 29 और 30 है जो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। एक एक करके हम देखें। अनुच्छेद 29 बताता है कि इसमें बताता है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और नंबर 2, इसमें जो राज्य निधि से या राज्य अनुदान से जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इस आधार पर शिक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान करता है।
तो ये अनुच्छेद हमारा 29 और 30 जो कला और संस्कृति के अधिकार से संबंधित था। इसके बाद अनुच्छेद 31 की बात करते हैं, जो संपत्ति का अधिकार था। हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संशोधन 1978 में हटाकर मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया और उसका प्रावधान अनुच्छेद 300 ए में किया गया। अर्थात आपसे अगर कोई पूछे कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो आपको बताना है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 300 ए में है। इसके बाद अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे लिए। इसकी महत्ता को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है और इस अनुच्छेद के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संरक्षण प्राप्त करते हैं। यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमको इसी अनुच्छेद का सहारा लेना पड़ता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जिसमें सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द से प्रदर्शित हो रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायिक अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय देखता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको संवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है, असंवैधानिक तरीके से। यदि उसको असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। इसके बाद एक रिट आती है परमादेश, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है परमादेश। अर्थात इसमें जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और उनको आदेश देता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद एक रिट आती है हमारी प्रतिषेध। अर्थात जब कोई न्यायालय अपने क्षेत्र का ऐसा कोई कार्य कर रहा है या ऐसे कार्यों का हनन कर रहा है जो उसके क्षेत्र से बाहर है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और ऐसे कार्यों को करने से रोकता है। इसके बाद एक रिट आती है उत्प्रेषण। अर्थात उत्प्रेषण से पता चल रहा है कि प्रेषित अथवा फॉरवर्ड करना। जब कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है या किसी न्यायालय द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जो उसके क्षेत्र से बाहर है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और निर्देश देता है कि ये कार्य आपके क्षेत्र से बाहर है, इसको वहां पर फॉरवर्ड कीजिए जो उसके क्षेत्र में आता हो। इसके बाद एक रिट होती है अधिकार परीक्षा। अर्थात इसमें सर्वोच्च न्यायालय पूछता है यदि कोई सार्वजनिक पद का अधिकारी ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके क्षेत्र से बाहर है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके उसको पूछता है कि आप किस क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रिट हैं जो न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। नंबर 1 प्रतिषेध और दूसरी उत्प्रेषण। तो ये हमारा अनुच्छेद 32 था। हमने पढ़ा भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित, और जो ये अधिकार है आत्यांतिक नहीं है, अर्थात इन पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने बोला था कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, किंतु समय समय पर उन पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते इन पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए हमको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सहज तरीके से एक एक करके हर एक अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान किया है। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक नए भाग के साथ आएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में जो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों का इतिहास और मौलिक अधिकारों में मूल क्या है और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, इन सब का चर्चा किया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको भी देख लेना एक बार।
तो बने रहिए मुझसे, मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।